खबर की तरफ बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मरकजी वजारत दाखिला की एक टीम जम्मू पहुंच गई है। टीम की क़यादत जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के अफसर कर रहे हैं। ये टीम कुछ दिन क़याम करेंगे। कल वजारत दाखिला की टीम एलजी मनोज सिन्हा और दीगर हुकाम से मुलाकात करेगी। इम्कान है कि इस दौरे के दौरान प्रॉपर्टी टैक्स, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव, तरक्याती प्रोजेक्टों समेत दीगर कामों का जायजा लिया जाएगा और उसके बाद टीम अपनी रिपोर्ट वज़ीर दाखिला अमित शाह को सौंपेगी। हमारे साथ मनोज कौल बराह रास्त जुड़ चुके हैं। मनोज, टीम पहुंच चुकी है जम्मू, आगे उनका क्या कुछ शेड्यूल रहेगा, किन मुद्दों पर बात हो सकती है? देखिए मुनज़्ज़ा, ये जो हाई लेवल टीम है होम मिनिस्ट्री की वो जम्मू पहुंच चुकी है और जो हमें अभी तक इन्फॉर्मेशन मिली है, पहली मीटिंग जो है इस टीम की आज 2 बजे होगी। वो यहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और साथ ही एलजी मनोज सिन्हा से भी मुलाकात करेंगे। और हमें जो सूत्रों से पता चला है उसके अनुसार ये टीम यहाँ 2 दिन रहेगी। आज और कल मीटिंगें होंगी और इन मीटिंगों में ओवरऑल जो सिनेरियो है जम्मू कश्मीर का उसका जायजा लिया जाएगा। जाहिर है चूंकि होम मिनिस्ट्री की टीम है तो जहाँ सिक्योरिटी सिचुएशन जिस तरह की है उसका जायजा लिया जाएगा कि आखिर किस तरह के सिक्योरिटी सिचुएशन है, खासतौर पर इस पस मंजर में कि जब एक टारगेट किलिंग हुई जो संजय जो मारा गया है पुलवामा में, तो उस पस मंजर में भी ये मीटिंग जो है उसमें सिक्योरिटी सिचुएशन का जायजा लिया जाएगा और ये कोशिश ये की जाएगी कि जो फीडबैक है वो लिया जाएगा कि किस तरह के हालात हैं और आगे इन हालात ये जो इस तरह के हालात हैं ऐसे उनसे कैसे बचा जा सकता है और जो जिस तरह से मिलिटेंसी पर लगातार प्रहार जारी है उस पर सिक्योरिटी फोर्सेज को किस तरह के कदम उठाने चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो प्रधानमंत्री डेवलपमेंट प्रोग्राम है, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, उस पर कई प्रोजेक्ट जो यहाँ चल रहे हैं जम्मू कश्मीर में जो तरक्याती प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसकी भी समीक्षा की जाएगी और ये देखा जाएगा कि ये प्रोजेक्ट्स कहाँ तक पहुँचे हैं और कितना अभी काम बाकी रह गया है। अगर कहीं काम रह गया तो उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जाएगा। साथ ही अब जो पिछले दिनों अगर हम यहाँ देखें तो चाहे वो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव थी या प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की जो बात की जा रही है तो उस पर भी यहाँ इस मीटिंग में समीक्षा होगी, क्योंकि हमने देखा कि जो प्रॉपर्टी टैक्स का मामला है जितनी भी यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने उस बारे में काफ़ी अपने रिजर्वेशंस दी हैं। कईयों का ये कहना है कि अभी वो टाइम नहीं था कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाना चाहिए था, जबकि सरकार ने लगातार ये कोशिश की है, ये क्लियर करने की कोशिश की है, चाहे वो एलजी मनोज सिन्हा हूँ या चीफ सेक्रेटरी हूँ, उन्होंने बार बार ये कहा है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स वो इतना ज़्यादा टैक्स नहीं है, जो गरीब लोग हैं जिनके पास कम ज़मीनें हैं उन पर कोई टैक्स आयत नहीं किया जाएगा, लेकिन जिनके पास बड़े बड़े प्लॉट्स हैं उन पर भी नॉमिनल टैक्स लगाए जाएंगे, क्योंकि उससे एक राह हमवार होगी। जो सेंट्रल असिस्टेंस मिलती है ये जो चाहे वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हूँ या म्यूनसिपल कमेटीज हूँ, उन्हें जो फंड्स वागुजार किए जाने उसके लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाए। तो जाहिर है कि ये जो मुद्दा है ये भी मीटिंग में ज़ेर बहस आएगा और हमें जो बताया गया है कि ये जो टीम है आज और कल लगातार मीटिंग करेंगे, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हूँ या एलजी मनोज सिन्हा हूँ उनके साथ, और शायद वो 2 दिन की ये जो ये ख़त्म करने के बाद ये टीम वापस चली जाएगी और उसके बाद जो यहाँ से फीडबैक वो लेंगे वो वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ साझा करेंगे और उसके बाद एक पूरा जो उनका फीडबैक होगा उसके बाद आगे कैसे बढ़ना होगा उसके बारे में फैसला लिया जाएगा। जी मनोज। बिल्कुल मनोज, हालांकि तमाम तर इश्यूज पर बात होने का इम्कान है। मीटिंग जो है वो होगी हर इशू पे, चाहे वो तरक्याती प्रोजेक्ट्स हो या प्रॉपर्टी टैक्स हो, हर इशू पे बात होने का इम्कान है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ऐसे टाइम पे ये टीम आ रही है जब संजय शर्मा को लेकर के पूरी वादी में, पूरे जम्मू कश्मीर में ही एक आक्रोश देखा जा रहा है, दुख देखा जा रहा है, लोग जो है इस फैमिली के लिए इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। ऐसे में पहले भी होम मिनिस्ट्री की तरफ से जायजा लिया जाता रहा है जम्मू कश्मीर के हालात का, लेकिन अब जो है कश्मीरी पंडितों के हवाले से और भी ज्यादा एक उनकी तरफ से ये एक अपील है कि कब जो है प्रॉपर सिक्योरिटी कश्मीरी पंडितों को हासिल होगी, कब जो है ये टारगेट किलिंग जो है रुक जाएगी, क्योंकि बार बार इस तरह से जायजा लिया जाता रहा है और उनको यकीन दहानी भी कराती जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पूरा सिलसिला है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है।
हाँ, देखिए मनोज साहब, आपने कहा कि जिस तरह से जो टारगेट किलिंग हुई है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि क्योंकि ये सिक्योरिटी के साथ डायरेक्टली वाबस्ता है ये मामला, और इस पर जरूर समीक्षा होगी। उस पर ये देखा जाएगा कि आखिर इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं उनको कैसे रोका जा सकता है। हमने देखा कि इस साल पहले जो ढांगरी में वाक़ा पेश आया था पहली जनवरी को, उसके बाद ये दूसरा मामला है जब संजय शर्मा का कत्ल हुआ है पुलवामा के अच्छन गाँव में। तो ये मामला डेफिनेटली उस पर समीक्षा होगी ही, और साथ ही जो आपने जिक्र किया कि जो पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज हैं या जो रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉइज हैं या फिर जो कश्मीरी पंडित कश्मीर में ही रह रहे हैं अभी, जो वहाँ से माइग्रेट हुए हैं, उनको सिक्योरिटी कैसे फराहम की जाएगी, उनकी जो हिफाजत है वो कैसी यकीनी बनाई जाएगी, उस पर डेफिनेटली इन मीटिंगों में जायजा लिया जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो संजय शर्मा का जो कत्ल हुआ है, वो हमने देखा कि उनके घर के बाहर एक सिक्योरिटी पिकेट लगा दी गई थी, यानी घर उनका महफूज करा लिया गया था। लेकिन जब वो घर से बाहर निकले तो वहां पर उनको गोली का निशाना बनाया गया। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा मामला होगा जिस पर इस बैठक में समीक्षा होगी, और जितने भी लोग इस मीटिंग में होंगे, जितने भी अफसरान इस मीटिंग में होंगे, वो अपना अपना फीडबैक देंगे और अपने अपने सजेशंस देंगे। इस तरह के अगर वाकयात को उम्मीद जो है कश्मीरी पंडित या दीगर माइनॉरिटी भी कर रहे होंगे कि कहीं ना कहीं अब कॉन्क्रीट एक स्ट्रैटेजी हो, एक प्लान हो जिसके तहत उन्हें सिक्योरिटी फराहम की जाए। मनोज, बेहद शुक्रिया आपका। इस वक्त की तीसरी बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका में दहशतगर्दी के ताल्लुक से एक रिपोर्ट मंजर आम पर आई है जिसमें पाकिस्तान के ताल्लुक से अदम इत्मीनानी का इजहार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने दहशतगर्द तंजीमों का कम करने के लिए खातिर-खा इक़दाम नहीं किए हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की लड़ाई को रिपोर्ट में कमजोर बनाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2020 के मुकाबले 2021 में ज्यादा दहशतगर्दाना हमले हुए हैं। इस रिपोर्ट में दहशतगर्दी से निपटने के लिए हिंदुस्तान की काविशों की सताइश की गई है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू दिल्ली से बराह रास्त जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, रिपोर्ट आई है यूएस की और दो पहलू इस रिपोर्ट के, जहां पर हिंदुस्तान की कोशिशों को सराहा गया है टेररिज्म के अगेंस्ट, वहीं पाकिस्तान नाकाम रहा है टेररिस्ट एक्टिविटीज को रोकने के लिए, टेररिज्म को रोकने के लिए। ये दोनों ही पहलू इस रिपोर्ट में उजागर किए गए हैं। देखिए, जाहिर तौर पर फिर एक बार सवाल खड़े होते हैं पाकिस्तान को लेकर, और इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि वो आतंकी संगठन जो कि पाकिस्तान के बाहर अटैक करते हैं, यानी पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं और अटैक उनके देश से बाहर होते हैं, जिसमें शामिल है लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हक्कानी नेटवर्क, और इन तमाम आतंकी संगठन जो हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान ने ठोस कार्रवाई नहीं की है। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि कुछ कदम उठाए गए हैं ताकि टेरर फाइनेंसिंग को रोका जा सके और उनको रेस्ट्रेन किया जा सके, जो कि इंडिया फोकस टेरर आउटफिट्स हैं। लेकिन जो ऐसे कदम नहीं उठाए गए ताकि इनको डिसमेंटल किया जा सके। भारत लगातार कहता रहा है कि टेरर कैंप्स है सीमा पार या एलओसी के उस तरफ, वो लगातार ऑपरेट कर रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं आई है। और ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ जो ये रिपोर्ट सामने आई, उससे एक बार फिर से साबित हो जाता है कि पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे टेरर आउटफिट्स, चाहे जैश ए मोहम्मद हो, लश्कर तैयबा हो, हक्कानी नेटवर्क हो, वो लगातार ऑपरेट कर रहे हैं। उनके खिलाफ पाकिस्तान ने ठोस कार्रवाई नहीं की। अगर आपको याद दिला दें कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान बाहर निकलने के लिए उसने कुछ सुपरफिशियल, कुछ आर्टिफिशियल कॉस्मेटिक कदम उठाए हैं, लेकिन सही मायनों में उनका ऑपरेशन पूरी तरह से बंद करना, ये इस बात से भी साफ है कि अब से कुछ दिन पहले हमने देखा था कि सैयद सलाउद्दीन जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का मुखिया, वो खुलेआम वहां पर शामिल होता है एक आतंकी के जनाजे में, और वहां वो भारत के खिलाफ जहर उगलता है और कश्मीर को लेकर तमाम इस तरह के भड़काऊ बयान देता है। लेकिन इससे ये साफ हो जाता है कि पाकिस्तान में आज भी आतंकियों को खुली छूट है। जो आतंकी शुरू में ऑपरेट करते थे पाकिस्तान से, कुछ को रिहेबिलिटेट भी किया गया है। अगर हम बात करें डॉन की, दाऊद इब्राहिम की, वो आज भी पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा है। तो ऐसे में जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान ठोस कदम उठाए, लेकिन चाहे इमरान खान सरकार हो या शहबाज शरीफ की सरकार हो, आतंकवाद जो एक पॉलिसी है, स्टेट पॉलिसी, उसके तहत वो लगातार इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान लगातार इनका इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए करता है। इसमें रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जो टैक्टिक्स है भारत के खिलाफ, वो उसमें बदलाव भी हुआ है। पहले
सिविलियंस पर टारगेट नहीं होता था, सिविलियंस पर को भी टारगेट किया जा रहा है। वहीं साथ ही साथ आईडी पर ज्यादा रिलाय किया जा रहा है पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा। और वहीं ये भी इसमें कहा गया है कि जो ड्रोन्स है उसका इस्तेमाल बढ़ गया है पाकिस्तान की तरफ से। तो जाहिर तौर पर ये सच्चाई दिखाती है कि किस तरह से आज भी आतंकी संगठन, टेरर आउटफिट्स और आतंकी जो वहां पे खुलेआम घूम रहे हैं उनको वहां पर सेफ हेवन आज भी मुहैया कराया जा रहा है। और यहां तक ये भी कहा गया है कि कुछ ऐसे पाकिस्तानी आतंकी है जिनको वहां पर सेफ हेवन्स मुहैया, हमने ये भी देखा है कि पिछले दिनों में 2 आतंकियों की टारगेटेड किलिंग्स हुई है, जिसमें इम्तियाज आलम एक रहा है और 2 दिन पहले एक और को कराची में भी टारगेटेड किलिंग के जरिए उसको मार गिराया गया है। लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं कि पाकिस्तान इस सिचुएशन से बाहर कैसे आएगा, क्योंकि देखिए न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका भी लगातार ये कहता रहा है कि पाकिस्तान जो है वो आतंक का मदरशिप है और दुनिया भर में वो आतंकियों को एक्सपोर्ट करता है। तो ये बड़ा सवाल आज भी खड़ा होता है कि चाहे हिजबुल मुजाहिदीन हो, लश्कर हो, उनके खिलाफ पाकिस्तान सरकार कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। बिल्कुल शैलेंद्र, और जैसे आपने जिक्र किया कि ऑलरेडी सिचुएशन पाकिस्तान में बनी हुई है, अब जो खुद इन टेरर आउटफिट से बिलोंग करते हैं उनको ही टारगेट किल किया जा रहा है। तो जो सिचुएशन अंदरूनी तौर पर बनी हुई है, जो टेररिज्म को पनाह दी गई, वो अब इतना ज़्यादा फैल चुका है कि अब आपस में ये ग्रुप्स जो है भिड़ने लगे हैं। तो ये चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं, जबकि ऑलरेडी बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पाकिस्तान की बिगड़ चुकी है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली। तो अब न सिर्फ ग्लोबली, न सिर्फ अपने हमसाया मुल्कों के लिए, दीगर मुल्कों के लिए ज़रूरी है, बल्कि पाकिस्तान को अब अपने आप को बचाने के लिए भी टेररिज्म के अगेंस्ट काम करने की बहुत ज़रूरत है। देखिए, हमने बार बार ये कहा है हिंदुस्तान ने कि जो फाइनेंसिंग होती है पाकिस्तान की, जो मदद उसको मिलती है, चाहे अमेरिका से मिले या किसी और कंट्री से मिले या चाहे चीन से मिले, उसका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उसका इस्तेमाल करता आया है। और ये एक बार नहीं है, कई बार कहा जा चुका है। लेकिन दुनिया की नजरें, दुनिया की आंखें तब खुली जब 9/11 जैसा बड़ा आतंकी हमला न्यूयॉर्क में होता है, जिसके बाद पूरी दुनिया एकजुट हुई इस मुद्दे को लेकर। लेकिन ऐसे में कुछ बदला नहीं है। हमने ये देखा है कि किस तरह से दुनिया का टॉप जो आतंकी है ओसामा बिन लादेन, वो किस तरह से एबटाबाद में पाया जाता है, उसके खिलाफ होता है, वहां पर उसको मार गिराया जाता है। लेकिन आज तक पाकिस्तान इस बात को छुपा नहीं पाया है कि ओसामा बिन लादेन उनकी टेरिटरी से ऑपरेट कर रहा था और उसको वहां पे पनाह दी गई थी। और उसी तरह से ये एक ऐसी मिसाल है। इसके बाद जो इंडिया सेंट्रिक टेरर आउटफिट्स हैं, चाहे जैश मोहम्मद हो, लश्कर तैयबा हो, TRF हो, इन तमाम आतंकी संगठन जो है उनको लगातार पाकिस्तान से न सिर्फ फंडिंग मिलती है बल्कि उनको हथियार मुहैया कराए जाते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो भारत के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई जारी रख सके। इसी बीच एक बड़ी खबर ये भी हमने देखी थी पिछले दिनों में कि गृह मंत्रालय की तरफ से लगातार ऐसे आतंकियों को जो कि जम्मू कश्मीर से है लेकिन ऑपरेट पाकिस्तान से करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जल्द की जा सकती है यूएपी के तहत। ऐसे 2 आतंकी यूएपीए के तहत अभी हाल ही में आतंकी घोषित किया गया था, उनके एसेट्स को फ्रीज किया था, उन पर ट्रैवल बैन लगाया गया था। लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ऐसे बहुत से आतंकी हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो आतंकी हैं वो राजौरी से करीब 118 आतंकी जो आज पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं। वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे कभी, लेकिन आज वो आजकल वो पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं भारत के खिलाफ। तो ऐसे में उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है, नजर रखी जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ जहां पाकिस्तान लगातार बातचीत के लिए कहता है कि बातचीत की जानी चाहिए बायलैटरल इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, लेकिन भारत लगातार ये कहता रहा है कि आप आतंकवाद के खिलाफ पहले ठोस इरिवर्सिबल कार्रवाई करिए, जो कि पाकिस्तान बिल्कुल नहीं कर रहा है। और हमने ये देखा है कि भले ही कुछ कॉस्मेटिक कदम उठाए गए हैं FATF की ग्रेड से बाहर आने के लिए, कि उसके बाद भारत को भी इस बात की आशंका है कि जो पहले सॉफ्ट टारगेट अटैक्स होते थे वो एक बार हार्ड टारगेट अटैक्स आने वाले टाइम में दोबारा शुरू हो सकते हैं। तो जाहिर तौर पर ये एक कंसर्न है, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। बिल्कुल बेहद बड़ा कंसर्न है। और जो कुछ भी अभी हो रहा है पाकिस्तान में भी, और अगर ये मुल्क के तौर पर अनस्टेबल होती है तो ये आसपास के मुल्कों के लिए भी अच्छी बात नहीं है। तो एक नेबरिंग स्टेबल कंट्री होने के नाते यही चाहेगा हर कोई कि उसका नेबर भी जो है वो भी स्टेबल रहे, ताकि क्योंकि फिर कई जो परेशानियां बढ़ जाएंगी उससे हर कोई बचना चाहेगा। शैलेंद्र, बेहद शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए।